हाँ जी, तो इकोनॉमिक्स की आज हमारी क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 आज हमारी है इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 हमारा है डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताती है कि भाई किसी भी चीज़ के प्राइस के चेंज होने से या किसी भी कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से उसकी डिमांड की क्वांटिटी में, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है उसकी डिमांड में कितना फर्क आएगा, कितना चेंज आएगा, इलास्टिसिटी हमें दिखाती है। जिसमें हमने लास्ट क्लास में अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताती है कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से, है ना, तो उसकी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस में क्या चेंज आएगा। लिखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से उसकी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस में, उसकी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस में कितना चेंज आएगा, हमें ये बताती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन द न्यू डिमांडेड, क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, चेंज इन द डिमांड, ये साइन होता है, ये चेंज का होता है, चेंज इन द डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन द इनकम। ये चेंज का साइन होता है, चेंज इन द डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन द इनकम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का समझ आ गई? ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था किस तरह से वो किया जाता है। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था कि ई वाई की फुल फॉर्म क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन द इनकम। और परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं? न्यू क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। और परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालते हैं? न्यू इनकम डिवाइड बाय ओरिजिनल इनकम। समझ आ गई? हाँ सर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे तरफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन 5 तरह की होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला, नेगेटिव डिमांड फॉर अ commodity fall as income rise,
मतलब नेगेटिव डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल एज इनकम राइज, कि भाई इनकम में बढ़ने से कुछ चीजों की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डिमांड फॉर अ commodity fall has a income price. The trend is visible in case of inferior goods. भाई अगर आप मान लो पहले आप क्या कर रहे थे, आपके पास इनकम नहीं थी, तो आप क्या कर रहे थे, आप बिल्कुल ही सस्ती विदाउट ब्रांड के कपड़े लेते थे, जिसकी क्वालिटी भी बिल्कुल घटिया थी, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं थे। जैसे आपके पास पैसे आ गए, आप बड़े अमीर बन गए, तो आप फिर ब्रांडेड कपड़े लेना शुरू करोगे ना, फिर आप ब्रांड के कपड़े डालोगे फिर। तो उस चीज में जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, फिर आप किसकी तरफ देखते हो, आप क्वालिटी की तरफ देखते हो। फिर अब भाई आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर आपकी डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, घटिया चीजों के लिए आपकी डिमांड जो है कम हो जाती है। समझ आ गई? नेगेटिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल एज अ इनकम राइज, इनफीरियर गुड के केस में ऐसा देखा जाता है। फिर आप घटिया क्वालिटी की चीजों को क्या करना, परचेज करना, डिमांड करना कम कर देते हैं। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, दूसरी चीज, जीरो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज हैज इनकम चेंज। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई जिनकी डिमांड सेम रहती है आपके लिए, चाहे उसकी इनकम बढ़े, चाहे आपकी इनकम बढ़ रही है चाहे कम होती है। रोटी ऐसा तो नहीं है कि देखो, अमीर भी रोटी खाते हैं, गरीब भी रोटी खाते हैं, अमीर भी सब्जियां खाते हैं, गरीब भी सब्जियां खाते हैं, अमीर भी दालें खाते हैं, गरीब भी दालें खाते हैं, अमीर भी दूध पीते हैं, गरीब भी दूध पीते हैं। जो एसेंशियल गुड होती हैं, जो कि जीवन के लिए जरूरी है, एसेंशियल गुड क्या होती है, नेसेसिटी की चीजें, इनकी डिमांड जैसे आटा, दालें, गेहूं, चीनी, इनकी डिमांड चाहे आपकी इनकम बढ़े चाहे आपकी इनकम कम हो, इनकी डिमांड सेम टू सेम रहेगी। डिमांड में कोई फर्क नहीं आने वाला इनकी। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, इसका मीनिंग क्या होता है भाई? ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिमांड फॉर कमोडिटी rise in proportion to rise in the income। भाई जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। ये लिखता है ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। भाई क्या है, आपकी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से आपकी किसी वस्तु के लिए डिमांड भी बढ़ जाती है। मान लो पहले आप क्या ले रहे थे, आपकी इनकम थी 2,000 रुपये, और आप घर में चीनी लेके आते थे कितनी, 5 kg। अब आपकी इनकम बढ़ गई है कितनी, मान लो 4,000 हो गई। अब घर में आप चीनी लेके आ रहे हो 10 kg। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आप डिमांड भी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ आ गई? इसमें क्या होता है, हाँ सर। हाँ, इस वाले में लिखो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन वाले में लिखो कि कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि आपकी डिमांड तो बढ़ती है, आपकी डिमांड
इसमें लिखो, रुको दोबारा से इसको इरेज करो, इसमें मैं आपको बताता हूँ। द परसेंटेज ऑफ चेंज इन द डिमांड, इसमें लिखो थर्ड वाले में, जो परसेंटेज होता है चेंज इन द डिमांड लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द इनकम। जो परसेंटेज होता है चेंज इन डिमांड का, जो परसेंटेज होता है चेंज इन डिमांड का, वो क्या होता है, लेस देन होता है इससे, परसेंटेज चेंज इन इनकम से। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 का मतलब होता है जो परसेंटेज, मतलब बढ़ती तो है लेकिन उस परसेंटेज से नहीं बढ़ती। मान लो आपकी इनकम बढ़ रही है 15%, बट आपकी डिमांड बढ़ रही है 5%, बढ़ती है लेकिन उससे नहीं बढ़ती। यूनिटी का मीनिंग क्या होता है, यूनिटी भाई जहां पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, परसेंटेज चेंज इन, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड होता है वो बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन इनकम। जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड होता है वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन इनकम। समझ आ गई। उसके बाद आता है ग्रेटर देन द यूनिटी, जहां पे आपकी परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो होता है मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो होता है वो होता है मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनकम, सॉरी। क्लियर है। समझ आ गई। ये आपका होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वो बात करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड is the rate of change in the quantity associated with the change in the price of related good. Thus, cross elasticity of demand is a responsiveness of demand for commodity to change in the price of commodity and respective has follow. मतलब रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होने से, ये कहना चाह रहा है कि रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होने से किसी वस्तु की डिमांड में कितना चेंज आएगा। रिलेटेड गुड, यहाँ पे रिलेटेड गुड आ रहा है, रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होने से किसी वस्तु की डिमांड में कितना चेंज आएगा। अब इस एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं। कार 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 की रिलेटेड गुड क्या है, बताओगे। ये समझ आ गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये समझ आ गया, इसका मीनिंग समझ आ गया क्या होता है, मीनिंग का समझ आया। अंशु सलोनी, हाँ सर। कि भाई किसी रिलेटेड वस्तु हाँ की सर। प्राइस में चेंज होने से किसी दूसरी वस्तु में कितना चेंज आएगा। अब मैं कार का एग्जांपल लेता हूँ। कार की रिलेटेड गुड क्या है, कार भी एक प्रोडक्ट है और इससे रिलेटेड क्या है, कार से क्या रिलेट करता है आपको,
बताओगे? अगर कार से रिलेटेड कार की कार आपको दिमाग में आई तो कार के रिलेटेड क्या होता है? क्या होता है? कार किस पे चलती है? पेट्रोल या डीजल? मान लो पेट्रोल से कार चल रही है। अब पेट्रोल के प्राइस में चेंज आने से, किसी रिलेटेड गुड में चेंज आने से इस पे कितना असर पड़ेगा? पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल महंगा हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई हम कार नहीं चलाते। हो सकता है कार की डिमांड में भी कम आ जाए। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये रिलेटेड गुड होती है कि भाई एक रिलेटेड गुड की प्राइस में चेंज होने से उस दूसरे वाले प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो दो कमोडिटी होती है भाई, प्राइस तो बढ़ा पेट्रोल का, बताओ कार कार की डिमांड में कितना चेंज आएगा? अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। अगर पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो कार का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ। अब इसमें क्या होता है? अब ये रिलेशनशिप भी हमें बताता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। अब ये बताता है सब्स्टिट्यूट के अंदर, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इस कम्युनिटी में भी सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है, रिलेटेड गुड एंड सब्स्टिट्यूट गुड। ये हमें क्रॉस इलास्टिसिटी जो हो सकती है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी होती है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे होती है बताते हैं। मान लो किसी एक प्रोडक्ट के अंदर, किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट में उसका क्या फर्क पड़ेगा वो बात करते हैं। मान लो चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसके प्राइस के बढ़ने से, चाय के प्राइस के बढ़ने से कॉफी में क्या आ जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। और चाय के प्राइस में कम होने से कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। कि भाई किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी। समझ आ गई? समझ आ गया? हाँ। अब बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी कब होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी कब होती है? जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का क्या हो? सब्स्टिट्यूट हो। फॉर एग्जांपल माजा माजा और फ्रूटी, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। दोनों मैंगो के बने होते हैं ना, माजा और फ्रूटी। चलो मैं स्लाइस की बात कर लेता हूँ, छोड़ो माजा को हटाओ, स्लाइस की बात करता हूँ। स्लाइस स्लाइस और फ्रूटी क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अगर फ्रूटी का प्राइस बढ़ा तो इसका इस इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फ्रूटी के प्राइस के बढ़ने से जब दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पे क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। क्रॉस इलास्टिक, क्योंकि वहां पे फिर दूसरे प्रोडक्ट की पूरी डिमांड बढ़ जाती है। समझ आ गई?
हाँ सर। हाँ, क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो कहाँ होती है? कि जहां पर एक्स और वाई एक प्रोडक्ट दूसरे, जब जहां पर क्या है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता, ना ही वो रिलेटेड है, कुछ भी नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ, दाल के प्राइस बढ़ने से, दाल के प्राइस के बढ़ने से चीनी के प्राइस में, शुगर के प्राइस में, शुगर की डिमांड में, देखो दाल के प्राइस के बढ़ने से शुगर की डिमांड में कितना फर्क आएगा, बताओगे मुझे? कोई फर्क नहीं आएगा। दाल और चीनी का तो कहीं भी रिलेशन ही नहीं होता। समझ आ गई? अब अगर आपसे पूछे कि मुझे दाल के प्राइस बढ़ने से मोबाइल फोन के प्राइस में कितना चेंज आएगा, डिमांड में कितना चेंज आएगा, सॉरी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये है ही नहीं। यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो जीरो है। क्या है? जीरो है। वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव, कब होती है? नेगेटिव, कॉमोडिटी एक्स एंड वाइस आर कॉम्प्लीमेंट। जब क्या होता है, जब एक कॉमोडिटी दूसरी कॉमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट होती है, मतलब जुड़े होते हैं आपस में, जैसे कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव। समझ आ गई? सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एक की डिमांड बढ़ने से दूसरे का प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड क्या होती है? कम होती है। समझ आ गई? समझ आ गई कि भाई इसमें क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ये एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से रिलेटेड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। समझ आ गई? यह क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ मुझे बच्चों, सलोनी एंड अंशु, किसी प्रकार की कोई शंका दिमाग के अंदर? नहीं सर। अच्छा, खुश हो तुम लोग? बताओ, खुश हो? हाँ सर। ओके। अंशु तुम कहाँ गायब हो? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है अंशु? सर वो नहीं आए, पता नहीं क्यों। और मेरे को मैसेज की कि सर क्या कर रहा है। क्या, कहाँ गायब है वो तो गायब ही हो गई है बिल्कुल। अब उसका पढ़ाई में मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रहा ही नहीं, सर वो एक्चुअली उसका पढ़ाई में बिल्कुल, क्लासेस ही वो ढंग से नहीं ले रही सर आजकल। हाँ, सर उसका सेलफोन शायद खराब है, उसका फोन शायद खराब है, नेटवर्क इशू होता है। उसका फोन खराब हुआ पड़ा है। क्योंकि और एक क्लास करती है उसमें, हाँ और एक क्लास करती है तो उसमें भी ऐसे ही करती है। अच्छा, वो और क्लास भी कर रही है कोई दूसरी? हाँ सर इंग्लिश का। चलो,
इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिमांड क्या होता है। हम बात करते हैं आज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। पहले बात करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड क्या होता है। इंक्रीज इन डिमांड कब होता है भाई? पहले चेंज इन द डिमांड इंक्लूड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एक्सेट्रा, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस चेंज। ये कहना चाह रहा है कि चेंज इन डिमांड का मतलब होता है या तो डिमांड में इंक्रीज होगा या डिमांड में क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये किसकी वजह से होगा? प्राइस चेंज हो गया, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, उनकी वजह से क्या हो जाता है, चेंज किसी प्राइस में। किसी किसी चीज की डिमांड में चेंज कब होता है? या तो उसके प्राइस में चेंज हो जाएगा, मतलब रीजन क्या है किसी, लिखो लिखो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है रीजन क्या है, रीजंस क्या है टू चेंज इन द डिमांड। चेंज डिमांड के चेंज होने के रीजन क्या है वो बात कर लेते हैं। पहला लिखो किस, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गया उस वजह से डिमांड चेंज हो सकती है, प्राइस चेंज। अगर उस प्रोडक्ट के, अगर मान लो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तब भी प्राइस चेंज हो सकता है, या फिर कंज्यूमर की टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, अब उसको वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, उसकी प्रेफरेंस ही नहीं है, वो भी क्या हो गया, उस वजह से भी क्या हो सकता है, डिमांड में चेंज आ सकता है। अब बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। इंक्रीज इन डिमांड व्हेन डिमांड चेंज बट बिकॉज ऑफ प्राइस, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन द अदर डिटरमेंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब डिमांड चेंज होती है। किसकी वजह से? जब डिमांड चेंज होती है नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंज इन द अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। इट इज केस ऑफ आइदर increase or decrease in demand. Increase in the demand means more demand at the same price। ये कहना चाह रहा है इंक्रीज ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब जब आपकी डिमांड प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती, जब आपकी डिमांड प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती बल्कि दूसरे रीजंस, दूसरी वजहों से चेंज होती है। जब आपके डिमांड के चेंज होने का, जब आपकी डिमांड के इंक्रीज होने का कारण प्राइस नहीं होता बल्कि दूसरी चीजें होती हैं, उसको बोला जाता है इंक्रीज इन द प्राइस। इंक्रीज इन द प्राइस का मीनिंग होता है कि व्हेन डिमांड चेंज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंज इन द अदर डेट्रीमेंट्स ऑफ डिमांड। इट इज अ केस ऑफ आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। ये केस हो सकता है इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड। इंक्रीज इन द डिमांड मींस मोर डिमांड एट अ सेम प्राइस। यहाँ पे क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति की, मान लो किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी, अब वो क्या करता है कि सेम प्राइस पे और ज्यादा डिमांड करता है। क्या हो सकता है कि पहले पहले वो इसकी इनकम थी 2,000 रुपये, जो मैंने पिछले उसमें आपको एग्जांपल बताया कि किसी पर्सन की इनकम थी 2,000 रुपये की और वो डिमांड कर रहा है कितने की, 5 kg की। अब उसकी इनकम बढ़ गई, अब सेम प्राइस पे वो क्या कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। तो ये हो सकता है कि जब आपकी जो प्राइस है उसमें चेंज होने का कारण, जो जो आपकी डिमांड है उसमें चेंज होने का कारण प्राइस नहीं होता जबकि किसी दूसरे फैक्टर होते हैं। समझ आ गई? समझ आ गई? हाँ।
आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इन द डिमांड, एग्जाम का डेट क्या है? क्या कह रहे हो? आई एग्जाम थिंक का डेट? ये जुलाई वाला, ये शायद 15 जुलाई को ना हो। 15 जुलाई को आपके पास मेल वेल आ जाएगा। आज तक कितना दिन में आता है यूपीआई आईडी और हाँ, पासवर्ड? क्या कह रहे हो? कितना दिन में मतलब एग्जाम के कितना दिन पहले मेल आता है? शायद हफ्ता पहले आ जाएगा आपके पास। हाँ, आप पूछ लेना, हफ्ता दिन पहले आ जाएगा। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड, decrease in demand means less demand at the same price. Demand can decrease and cause a shift to left to the demand curve. Increase in demand का मीनिंग होता है कि जब आपका डिमांड जो है बढ़ जाती है सेम प्राइस पे, और डिक्रीज इन डिमांड का मीनिंग होता है कि जब, देखो यहाँ पे लिखो इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस सेम होता है बट क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की, क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। और डिक्रीज इन द डिमांड में क्या होता है, डिक्रीज इन द डिमांड में क्या होता है, आपका प्राइस सेम होता है बट आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड वो क्या है, कम हो जाती है। ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। समझ आ गई? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। आज की क्लास आपकी इतनी रखते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में, कितना रह गया ये, नेक्स्ट क्लास में हम विल ट्राई कि आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दें। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2। आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। ओके डियर, ओके।